सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम 3-4 दिन की अच्छी खबरें देखने वाले हैं। वैसे आजकल थोड़ा न्यूज़पेपर में उतना कंटेंट मुझे मिल नहीं रहा था, तो जो इम्पोर्टेंट अपनी एग्ज़ाम के हिसाब से हैं उनको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जैसे हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता हो तो, जिसमें हमने यूपीएससी प्री को के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे एलिमिनेशन तरीका उसमें अपना सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लेटेस्ट वीडियो आप जाके देखना, अपनी प्लेलिस्ट में अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपकी आगामी जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो पहली जो न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है। अक्सर आपने देखा होगा ग्लेशियर को पिघलने की ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आती है, तो इसका कई सारे डाटा इसमें, कई सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और ये आपके कहाँ काम आ सकता है, ये आपके जीएस फर्स्ट में ज्योग्राफी का सेक्शन और जीएस 3 के अंदर आपदा प्रबंधन इन्वायरमेंट के टॉपिक में आपके एग्जाम्पल के रूप में मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इसमें क्या बताया गया है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया अभी, एक दुनिया के जो ग्लेशियर है उनका पिघलने की जो जैसे काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, और इनके जो भी प्रयास हम कर सकते हैं हमें करने चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ग्लेशियर पिघलने से जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और उनके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चाहे सागर का जो तल है, जल स्तर है उसका बढ़ना और द्वीपीय क्षेत्रों का डूबना, ऐसे बहुत सारे संकट आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को पहले से ही सही किया जाए, और जो भी कारण है उनकी सही से हम जांच करते हैं। कई बार बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं, तो उनको हम टेम्परेचर को जैसे लेकर बात होती है हमेशा कम कर सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी कहा है कि पिछले 8 साल में अब तक के सबसे जो टेम्परेचर वो काफ़ी गर्म देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। और जैसे विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस है, वो भी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैस के को लेकर आपने देखा होगा यूपीएससी प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जैसे विशेषकर अपने वार्षिक जलवायु अवलोकन यहाँ पे लॉन्च करते हुए बताया है कि अंटार्कटिक समुद्री बर्फ रिकॉर्ड पर अपनी सबसे कम सीमा तक गिर गई है। ठीक है, अंटार्कटिक याद रखना। और इसके कारण फिर कई सारे संकट देखने को मिलते हैं। कई क्वेश्चन पहले भी आपने देखा होगा कि ग्लेशियर को पिघलने से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। चाहे मौसम के प्रभाव देखो, जलवायु पर इस पर प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल बहुत सारे, जैसे कृषि जो पारितंत्र है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। जो तटीय द्वीपीय क्षेत्र है उनका डूबने का खतरा बन सकता है। कई सारे संकट या आपदा प्रबंधन की कई देखना होगा, हमें इन चीज़ों को सोचना होगा पहले से ही। तो जो सागरीय जल है उसका हम देखें तो समुद्र का स्तर भी रिकॉर्ड स्तर ऊंचाई पर है। 2013 से 2022 के बीच में यदि हम प्रतिवर्ष डाटा देखें तो ये 4.62 मिलीमीटर बढ़ गया है। देखो, ये डाटा जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना मेंस के एग्जाम में, आप ये डाटा देख के बताओ कि 2013 से लेकर 22 के बीच में इतना बढ़ गया है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और इनका दर भी काफ़ी दुगनी दर होगी एक तरह से बढ़ने की। तो ये क्या बता रहा है, हमारे पास डाटा है कि आने वाले वक्त में कितना जो आपदाएं हैं, कितना इनका संकट बढ़ सकता है। इसके अलावा जैसे हमारे पास और भी डाटा है कि महासागरों में रिकॉर्ड उच्च तापमान दर्ज किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि महासागर जो है, ओशियन है, हमारी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है, 70% एरिया कवर करते हैं, और जल हीट अवशोषण भी अधिक करता है। तो लगभग इसमें बताया गया कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो भी उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, जो भी तापमान हो रहा है उसका लगभग गर्मी का 90% यहाँ पे ट्रेप्ड हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो ये भी रीज़न है कि बहुत सारे यहाँ पे जो डाटा देके बताए हैं, जो भी ग्लोबल वार्मिंग इसके संकट देखने को मिले हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके काम आ सकती है, जो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये एक द हिंदू में एक अच्छा आर्टिकल आया था बोटानिकल जो गार्डन है उनको लेकर, एंड ये हेडिंग इसकी थी द हिंदू में, बोटानिकल गार्डन्स एंड लाइफ ऑन अर्थ। तो एक ये पता है कि इससे जुड़े यूपीएससी प्री में पहले भी क्वेश्चन आए हैं। जो भी वनस्पति उद्यान होते हैं उसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो हाल ही में जैसे आज मतलब हम क्या कर रहे हैं, 22 अप्रैल है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। तो पृथ्वी दिवस को लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो इस पर क्या है, हाल ही में क्या है, तमिलनाडु राज्य ने एक सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि वनस्पति उद्यान जो है, चेंगलपट्टू वनस्पति उद्यान की स्थापना के लिए हाल ही में एक फैसला लिया है। और ये इसमें बताएगी एक अच्छा कदम कह सकते हैं हम बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण को लेकर। तो जैसे प्रीलिम्स में जब नेक्स्ट ईयर मान लो या कभी क्वेश्चन बनेगा ऐसा, तो ऐसा संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि चेंगलपट्टू वनस्पति उद्यान कहाँ पर है, और वनस्पति उद्यान क्या होता है, उद्यान में क्या क्या चर्चाएं, क्या चीज़ें शामिल होती है। इसको लेकर पहले कभी आपने सुना होगा, जब आप
इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी पढ़ते हो 12th क्लास की या कोई भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हम जो जैव विविधता उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो उस पर इन सिटू और एक्स सिटू आपने प्रोविज़न देखा होगा, उसके बारे में इस लेसन में आगे हम पढ़ेंगे। तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये अच्छा कदम है। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये लोकेशन कहाँ पे है आपको, जैसे अभी हम चर्चा करें कि तमिलनाडु में है चेंगलपट्टू बोटनिकल गार्डन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान होगा जब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एक जो वनस्पति उद्यान होता है वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च किया जाता है वनस्पति को लेकर, बहुत सारे नई बीज तैयार किए जाते हैं या नई पौध तैयार की जाती है, और भी जो भी हो सकता है मतलब उसको जोड़कर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो भारत में जैसे हम एग्जांपल देखें, इन बोटिकल जो गार्डन है इनका एग्जांपल देखें, तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल देखा जाता है कि कोलकाता में 1787 में देखा जाता है। ये एक फैक्ट है, कभी कभी आ सकता है आने को, लेकिन थोड़ा ध्यान होना चाहिए, आर्टिकल में दिया गया था। और जैसे अभी वहाँ पर क्या है, भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण का मुख्यालय भी है यहाँ पे कोलकाता में। इसके अलावा जैसे ये कहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, तो भारत में वैसे तो जो वनस्पति उद्यान है उनकी सटीक संख्या हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया है कि 10 से 35 के मध्य ये हो सकता है। और विश्व स्तर पर जैसे वनस्पति उद्यान है, इसमें क्या होता है, पौधों की खोज है, अनुसंधान है, और जैव विविधता के संरक्षण के साथ यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और जैसे हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन और घटती जैव विविधता के इस युग में हमें अपने आसपास के हर इंच, देखो ये जो लाइन है ना बहुत प्यारी लाइन है, इसको आप मेंस में जैसे ऐसे का पेपर हो गया या जीएस में कहीं आपको इस्तेमाल करना हो निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, तो आप इसको यूज़ में ले सकते हो। बहुत अच्छी लाइन है, निबंध के पेपर में विशेषकर आप ऐसे के पेपर में इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि जलवायु परिवर्तन और घटती जैव विविधता के इस युग में हमें अपने आसपास के हर इंच और अन्य जगहों पर देसी पौधों और संबंधित जीवित जीवों का पालन पोषण करने की आवश्यकता है, ताकि हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को पौधों की शक्ति के माध्यम से हमारी पृथ्वी को ठीक करने की आवश्यकता याद दिला सके। ये लाइन जो है ना वेरी वेरी मोस्ट है, ये आप नोट कर लो अपने डायरी में। और जब भी ऐसा कोई एस्से का पेपर आए, आप आजकल बहुत सारी फिलोसफिकल चीज़ें आती है, आपने देखा होगा, वहाँ पर ऐसी चीज़ें आप लिखोगे ना, कितने अच्छे कीवर्ड और आइडियाज़ हैं जिनको आप मेंस के एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, जीएस के पेपर में भी आप मेंस के एग्जाम में लिख सकते हो। तो जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि जो इन सिटू और एक्स सिटू की बात कर रहे थे, जैव विविधता संरक्षण को लेकर जो प्रयास होते हैं, एक तो इन सिटू प्रयास होता है, यानी 100 स्थान इसको बोलते हैं, उसी स्थान पर 100 स्थानीय बोलते हैं। एक होता है दूसरे स्थान पर एक्स सिटू बोलते हैं, 22 स्थानीय इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे 100 स्थान पर क्या होता है, जैसे नेशनल पार्क होते हैं। अब जैसे कोई नेशनल पार्क है, अब इसको उठाकर हम दूसरी जगह तो ले नहीं जा सकते, उसको तो वहीं स्थापित करना होगा। कोई जैसे हम टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, तो उसी को संरक्षण हम वहीं उसी जगह पर करेंगे। तो इन सिटू का मतलब है उसी स्थान पर, और एक्स सिटू का मतलब है जैसे कोई लेब हो गया, जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं वनस्पति जो उद्यान पढ़ रहे हैं, इसको हम कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। सीड बैंक कहीं बना सकते हैं, जो चिड़ियाघर होते हैं, ठीक है, उनको भी हम कहीं स्थापित कर सकते हैं। तो ये किस में आते हैं, एक्स सिटू में आते हैं। और ये क्वेश्चन 2021 की प्री एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। कैसे आ चुका है एक बार देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि यूपीएससी प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं, ये देखना, ये यूपीएससी प्री 2011 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि वनस्पतियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साइट इन सिटू नहीं है। इन सिटू नहीं है इसका मतलब हम जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोटनिकल गार्डन पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक्स सिटू है, बाकी तीनों क्या है, इन सिटू है। तो देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। पीवाईक्यू यदि आप देखते हो तो ये आर्टिकल के हिसाब से आप प्री और मेंस के हिसाब से ये अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें चर्चा में क्या रहा था, एक हुआ था अपना जो पृथ्वी दिवस है 2023, ये चर्चा में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनकी थीम क्या है। याद रखना थीम, जैसे अभी 2023 की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये थीम है इसकी, है ना, ये इसका मोटो है, ध्यान रखना। और कब कब बनाया जाता है, कब से शुरुआत हुई, इसका पूरा डाटा जो वैल्यूडेशन है, तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब जब ये सारणी आपको मिले ना, यहाँ पे बॉक्स मिले, इसका मतलब क्या है, वैल्यूडेशन है। वैल्यूडेशन आपके बहुत काम आ सकता है आपकी प्री और मेंस के एग्जाम में। तो इसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, कब कब इसको बनाया गया था, ठीक है, कौन बनाता है, सब डिटेल दी गई है। आगे बढ़ते हैं, और इससे एक और क्वेश्चन जैसे बन सकता है, जैसे ये पृथ्वी काल है, जैसे अर्थ आवर अलग होता है और जो पृथ्वी दिवस है वो अलग होता है, याद रखना दोनों अलग अलग है, इनको मिक्स मत करना। तो इसका आंसर आप बताना 79 का, उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वही अपनी कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, आसानी से अपना आंसर यहाँ पे फाइंडिंग करो। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। ये टॉपिक जो आपके काम आएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हीट से ड्राई पेज। इसका मतलब क्या है, जैसे भारत है ना विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है, लेकिन हाल ही में से कौन सी घटनाएं हुई है यहाँ पे, कौन से ऐसे कारक है जिसके कारण जो हमारा दूध उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिली है। ऐसे बहुत सारे कारक यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, ये टॉपिक सीधा आपके टॉपिक GS3 में काम आने वाला है, जहाँ पर लिखा हुआ है
इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग यानी पशुपालन का जो अर्थशास्त्र है ना, उससे जुड़ा हुआ है। साथ में ये टॉपिक जीएस फर्स्ट में भी काम आ सकता है, संसाधनों में, या ज्योग्राफी के जो बहुत सारे टॉपिक हैं उसमें काम आ सकता है। जीएस 3 में जैसे एग्रीकल्चर की और भी टॉपिक है, फूड सिक्योरिटी से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे काम आ सकता है, यानी इकोनॉमी में काम आ सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ जैसे ये टॉपिक है, इससे अभी तक मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा नहीं है, जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी रिसर्च किया तो मिला नहीं मुझे, लेकिन तो इसका मतलब सिलेबस में तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन की संभावना बनती है। तो इसमें हम वही देखने वाले हैं कि जैसे हमने पहले भी एक दिन जाना था, जो एक्सपोर्ट हब देखा था, उसी एंगल से इसको पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, आपका द हिंदू से ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे कभी कभी जो आपका डायरेक्ट आपका सिलेबस भी कवर कराएगी। और यही तो फ़ायदा है कि हम जो वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे अपना टाइम निवेश कर रहे हो, तो आपका टाइम ख़राब ना हो, डायरेक्ट वो चीज़ें सीख पाओ जो न्यूज़पेपर में आती है, कैसे उसको मेंस के एग्जाम में आपको इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पहले से मैप अपना तैयार रखो, आपको अच्छा मैप मिल जाता है। आप ऐसे ऐसे अच्छे वाले जो फ्लो चार्ट होते हैं या डायग्राम, दन डायरेक्ट जो होते हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मेंस के एग्जाम में। ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसको अभी हम समझेंगे, इसको प्रैक्टिकल वे में समझेंगे क्या इसका मामला है। आते हैं मेन टॉपिक पर पहले। तो इसमें बताया गया कि अभी अभी हाल ही में क्या देखा गया कि दूध की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। तो आपने सामान्य इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ की कीमत कब बढ़ती है, ठीक है, या तो उसकी मांग बढ़ जाए, वो चीज़ इतनी अच्छी हो कि लोगों में डिमांड बढ़ जाए उसकी, और पीछे से सप्लाई उसकी कम हो। तो सेम वही बात आती है, दूध की तो मांग हमेशा रहती है, दूध बहुत ज़्यादा काम आता है, आप जानते हो, जनसंख्या बढ़ रही है, और हमारी खाद्यान्न का एक प्रमुख हिस्सा है, चाय पानी है, सब इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दूध से बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिशन भी होता है, बहुत सारे ऐसे फूड प्रोसेसिंग के जो आइटम है वो भी बनते हैं। तो इसकी डिमांड हमेशा रहती है। अब सप्लाई जैसे कम हो जाए, अब सप्लाई कम हुई है हाल ही में 1-2 साल में, आपने देखा होगा, पहले कोविड-19 के कारण ऐसा हुआ, सप्लाई चेन की बात आई। उसके बाद में जो आपने लंपी स्किन जो डिजीज़ देखा होगा पशुओं में, लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा भारत में पशु मारे गए थे, उसमें एक समस्या देखने को मिली थी। और इसके अलावा जैसे ये डिपेंड करता है, जैसे अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देकर समझाऊँ। अभी जैसे अप्रैल, मई और जून विशेषकर, जैसे मैं अपने आसपास देखूँ, मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, खेतों में रहता हूँ, तो यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ बताता हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे जैसे अभी गर्मी बढ़ेगी, जैसे अभी हम इसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं राजस्थान में कि लू चलती है, जब जब लू चलती है ना, तो इस समय क्या होता है, हरा चारा बहुत कम होता है, यानी पौष्टिक आहार या हरे चारे की बात करें, बहुत कम होता है, सूखा चारा ही होता है इस समय। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पशुओं का जो दूध है ना वो सूखने लगता है। चाहे उसके कई कारक हो सकते हैं, वाष्पीकरण की समस्या हो, या पशुओं को इस समय जो अच्छा भोजन मिलना चाहिए, या कई प्रकार के टेम्परेचर जो समस्या आती है, उसके कारण पशुओं का दूध नॉर्मली कम होने लगता है। और एक संकट में इस समय अपने आसपास देखता हूँ कि जैसे दूध का जो प्राइस है हमारा, वो डिपेंड करता है कि हम कितना हमारी लागतें हैं। जैसे यदि कभी कभी क्या होता है, अच्छा चारा नहीं हो पाता है, जैसे कई प्रकार के संकट देखने को मिलते हैं। अब आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो अच्छा चारा मतलब फसलें अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे इस साल कई सारा हमें संकट देखने को मिला, गेहूं की जो फसल है वो उनको नुकसान हुआ। तो जब फसलों को नुकसान होगा तो चारा कहाँ से आएगा, हम फसलों से लेते हैं। जैसे गेहूं का जो चारा हमारे यहाँ काफ़ी काम आता है। तो फिर ये क्या होता है, चारा संकट भी दूध की कीमतों को बढ़ा देगा, क्योंकि किसानों की लागत बढ़ रही है। अब किसान की लागत बढ़ेगी तो किसान सस्ते में थोड़ी बेचेगा। तो यहाँ से जैसे हमारे हमारे खेतों से जो दूध जाता है आपके पास, हम इसको देते हैं लगभग 30 से 32 रुपये में। ठीक है, तो ये आप तक दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते ये हो जाता है 60 रुपये, 60 और 65 रुपये में हो जाता है। कई सारी इसमें आप जानते हो परिवहन लागतें, प्रशीतन लागतें, कई सारी इसमें टैक्स वगैरह शामिल होके इसमें आपके पास ये पहुँचता है 60 और 65 रुपये में। और यदि नॉर्मल रहता है तो ये 25-28 रुपये, यानी 1-2 रुपये का भी उतार चढ़ाव बहुत बड़ा होता है। तो ये प्रैक्टिकल बात समझ लेना कि किस पर डिपेंड करता है, दूध की जो कीमत है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। यही इस आर्टिकल का सार था, यदि आपने प्रैक्टिकल वे में समझ पाई इस बात को। तो जैसे हमारे पास डाटा भी है कि मार्च 22 में हम देखें तो इसमें एग्जाम्पल देके बताया कि जो एक पैकेट का इसका अमूल का एग्जाम्पल देके बताया कि ये 60 रुपये लीटर में आ रहा है अभी। और यही जैसे पहले 2022 की बात थी, अभी इसकी कीमत होगी 66 रुपये, यानी 6 रुपये इसमें बढ़ गया 1 लीटर में। और 2021 के तुलना में हम देखें तो इसका भी डाटा काफ़ी ज़्यादा है कि इस समय जो आपने देखा होगा महंगाई की दर काफ़ी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। महंगाई जो कोर इन्फ्लेशन ये हम पढ़ते हैं सब, है ना, सीपीआई आधारित, कंज्यूमर आधारित जो हम इन्फ्लेशन पढ़ते हैं। अभी अप्रैल के महीने में आरबीआई ने जो डाटा जारी किए हैं उसमें महंगाई की दर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका कारण उन्होंने बताया कि दूध की कीमतों का बढ़ना, क्योंकि दूध आप जानते हो एक हर एक घर में बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। तो इसका सीधा संबंध है, यदि सब्जियों का, दूध का, फलों का यदि दाम बढ़ता है तो आप हमेशा देखते हो कि महंगाई बढ़ती है। ठीक है, महंगाई बढ़ती है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये सारे डाटा हमारे काम आ जाएंगे प्रैक्टिकल वे में इसको समझने के लिए। तो अभी अप्रैल 2023 में आप देखोगे डाटा,
भारत में 1 लीटर दूध की औसत कीमत कितनी थी, पूरे ऑल इंडिया की हम देखें तो लगभग 57 थी। और अप्रैल 22 में ये कितनी थी, 51 थी। यदि ओवरऑल हम देखें, पूरे देश की कीमतों को देखें तो ये लगभग कितना 12% अधिक ज़्यादा है। और अलग अलग शहरों में क्या होगा, अलग अलग डाटा देखने को मिलेंगे, वो उसके हिसाब से देखने को मिलेगा किस रीजन में कितना मतलब दूध सप्लाई होता है, कितना उत्पादन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से कारकों पर डिपेंड करता है। और अभी जैसे आप जानते हो कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति आई थी उसमें भी ये बात काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई थी कि जो हमारी जो उच्च मुद्रास्फीति है ना, उसका कारण क्या बताया, दूध के अंदर इन्फ्लेशन का होना, यानी जो भी हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें ज़्यादा क्यों है। अभी जैसे लगभग इतना 5.66 चल रहा है, तो दूध का कितना चल रहा है, दूध में लगभग 9 के आसपास चल रहा है। तो यही कारण बताया गया कि जो इन्फ्लेशन अभी दिख रहा है वो खाद्य इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उनकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें अधिक है। और इसमें और भी बहुत सारा डाटा दे के बताया गया है। साथ में आपके पास ये डाटा भी होनी चाहिए कि भारत में कितना दूध का उत्पादन होता है। जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो भारत ने 221 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। ये डाटा आपके पास होने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो आपके पास डाटा ही नहीं है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। डाटा होगा तो आपके पास मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी, आप अपनी बातों को एक वैलिड वे में कह पाओगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल 2021 की तुलना में ये लगभग कितना था, 5.3% अधिक था। और जबकि दूध की पूर्ण मात्रा में वृद्धि हुई है और वर्ष दर वर्ष अच्छा इसमें देखने को मिला है कि इसमें कुछ वृद्धि धीमी भी देखने को मिली है। जैसे वित्त वर्ष 2018 में हम देखें तो लगभग ये इतना प्रतिशत था। तो इसको हम जैसे चार्ट 3 में देखें तो ये घटता बढ़ता रहता है एक्चुअल में। थोड़ा सा इसको हम चार्ट को देखते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन है वो घटता बढ़ता रहता है। यदि हम इनके डाटा देखें जैसे 2018 के आसपास या यहाँ पे देखना 2021 के आसपास अभी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये घटता बढ़ता रहता है। इसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे 2022 में 221 ये है, तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। इसको देख सकते हो। मिल्क प्रोडक्शन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। तो इसके अंदर भी जैसे हम अभी बात करेंगे कि जो रीजन की बात करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर ऊपर चार्ट पे आते हैं। जैसे इस चार्ट में जो बात की गई थी कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात की गई थी, और ये कितना घट बढ़ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम बात करें कि जैसे हमारा यही रहे 221 मिलियन टन उत्पादन हम करते रहे, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो जनसंख्या भी बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, उत्पादन स्थिर है, तो फिर कीमतें भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी इकोनॉमी, आप आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में जो आर्टिकल क्यों आया, तो अभी संसद में इसकी चर्चा हुई थी कि भारत के अंदर एक मामला उठा था कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं दूध का, उसके बावजूद भी हमें आयात करने की नौबत आ रही है। और इसमें बताया गया कि हमारा जो दूध उत्पादन है ना, स्थिर हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है उतना जितना बढ़ना चाहिए ना, उसमें वो गति नहीं आ रही है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में दूध का जो उत्पादन है मतलब बताया गया कि या तो स्थिर रहेगा या 1-2% की दर से बढ़ेगा। तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है, या बहुत सारी चीज़ें इसमें लागू है। तो कई कारकों के परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन में ठहराव आया है। तो प्रारंभ में जैसे इसमें 3-4 कारक बताए। एक तो कारक था कोविड-19 के कारण सप्लाई चेन की बाधा आ गई थी, मांग नहीं थी उसमें, आप जानते हो सप्लाई चेन की बाधा थी, तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। और बाद में जैसे मांग में सुधार हुआ तो ये आ गया लंपी स्किन डिजीज, वो आ गया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पशुओं को नुकसान हुआ, काफ़ी पशु इसमें मारे गए, दूध उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ इसके अलावा जैसे अभी क्या है, चारे की कीमत ज़्यादा है, अब किसानों की लागतें बढ़ेगी तो दूध भी महंगा होगा, नो डाउट इसमें। तो कई कारक इसमें बताए गए हैं जिनका हमें सुधार करना होगा, इन पर बात करनी होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। तो अभी जैसे लोकसभा में ये बताया गया कि जो ये बीमारी थी इसके कारण लगभग इतने पशु 32 लाख जो पशु है इस बीमारी से प्रभावित हुए, और 2 लाख के आसपास पशु मारे गए। इसमें जैसे एग्जाम्पल देके बताया गया कि राजस्थान जो है दूध उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और इसमें पशुओं की सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित जो होने की संख्या है और मृत्यु दर यहाँ पे सर्वाधिक देखी गई थी, ये चार्ट में दिखाया गया है। जैसे ये एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब लंपी वायरस का ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये 2-3 साल से चर्चा में था। ये वैसे साइंस और टेक में जीएस तरीके के अंदर भी आ सकता है, जहाँ पर ये पशुओं का जो प्रबंधन है, स्वास्थ्य है, उनको लेकर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो आपके पास ये डाटा होना चाहिए। जैसे ये इंडिया का मैप है, अब आपको पता है कि सर्वाधिक जो केस है कहाँ पे देखे गए, जैसे राजस्थान है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, जितना बड़ा गोला होगा ये उतने ही ज़्यादा केसेज यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। तो ये डाटा होने चाहिए आपके पास। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इंडिया का मैप बना के ऐसी चीज़ें दिखा दी तो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इंडिया का मैप तैयार रखो अपना पहले से ही। आगे बढ़ते हैं। तो ये आजकल द हिंदू में क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ें आती है जो हमारे सिलेबस से बिल्कुल डायरेक्ट मैच करती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना और आप लोगों के साथ शेयर करना। ये अच्छा लगता है क्योंकि यार यहाँ से फिर आप टू दी पॉइंट चीज़ें तैयार करते हो, और ये चीज़ें किसी किताबों में तो लिखी नहीं है, किताबों में तो पुराना स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है। और ये यहाँ से कवर करते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मेंस के एग्जाम में तो मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो ना, ये आपके किसी मैगजीन से भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है।
डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, चाहे आप कोई भी पढ़ो पे, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा फिर। क्योंकि जैसे आप में से हिंदी माध्यम के बहुत सारे मैं जानता हूँ जो दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं, उसमें भी बहुत सारे अच्छे आर्टिकल आते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हो आप, अपनी एक सोच डेवलप कर सकते हो, मानसिक क्षमता विकसित कर सकते हो। बाकी यदि आप हिंदू पढ़ सकते हो तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर अप्रोच है, क्योंकि ये क्या होता है इसमें अच्छे आर्टिकल जो होते हैं एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से आते हैं यहाँ पे, तो ये फ़ायदा मिलता है। तो लास्ट में इसमें बताया गया था कि जैसे हम इसमें यह है कि यार हम इतना भारत इसमें दूध में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन मतलब फिर भी क्या है, हम बाहर से हम नौबत आ गई कि हम बाहर से मंगाने के लिए मजबूर हो गए, इस आर्टिकल में बताया गया है। बाकी जैसे ये जो जितने भी डायग्राम फ्लो चार्ट इनको आप थोड़ा सा समझोगे ना, बहुत आसान है। इसमें बताया गया कि हम कितना बाहर से आयात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन कितनी और दूध में कितना है। साफ साफ यहाँ पे देखो दूध में ज़्यादा है, मतलब महंगाई दर जो अभी चल रहा है ना, अभी इन्फ्लेशन इतना चल रहा है रिटेल में और दूध का इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, ये आप इनको देख सकते हो, आपस में तुलना कर सकते हो इनको समझ के डाटा को, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें दी गई, आप समझ लेना, जैसे यहाँ पे चारे की कीमत और दूध का जो है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये लेसन भी आपके काम आएगा। तो ये 3-4 खबरें थी जो हमारे इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।